अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। नाम तब्दील करने की सजेशंस आ रही है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना यही है कि ये प्रोग्राम चूँकि मैथ्स मोहम्मद अज़हर सिद्दीक से पहचान है, यही रखा जाए। लेकिन सजेशंस चल रही हैं, उसपे अपना गौर-व-ख़ौज़ हो रहा है अभी, तो फिर इंशाअल्लाह इस पे तफ़सीली बात होगी। आप देख रहे होंगे डॉक्टर शाहिद कुरैशी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ अक्सर प्रोग्रामों में आप देखते आ रहे हैं और इस वक़्त बैनुल-अक़वामी मामलात पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हैं और कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने वक़्त से पहले एक्सपोज़ की हैं, तो तारीख़ के औराक में पलटा रहा हूँ इनसे और मौजूदा हालात में कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये समझ आ सके आम आदमी को कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस तरह हमारा सियासतदान जो है ना दागदार बनाता है, किस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाता है। सारी चीज़ें उसके पास मौजूद होती हैं, लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे रखता है, जो आप तक सच नहीं पहुँच पाता। आप तक वही चीज़ पहुँचती है जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं। जो लीडर वो अपने मुंतख़ब शुदा सिलेक्टेड सहाफ़ियों के साथ, सिलेक्टेड टीवी चैनल्स के साथ पाकिस्तान में जितनी सहाफ़त आज़ाद है ना, जिसका दो दिल चाहे, जो मर्ज़ी बोले, जिस तरह मर्ज़ी बोले और उसको रोका नहीं जा सकता और वो खबर अपने आपके सामने हमने कई चैनल्स पे देखा, ज़रा सोचिए के नाम से बाकायदा एक ट्रेंड बनाया गया, फिर उसको चलाया गया और अपने मकासद हासिल किए गए। लेकिन कौम सच जानना चाहती है, तो सच के औराक जो है आप तक आने चाहिए और सही चीज़ें आप तक आनी चाहिए। इसी कोशिश और काविश को जारी रखते हुए डॉक्टर शाहिद कुरैशी तो गाहे-बगाहे दावत देते रहते हैं कि तक आप तक प्रोग्राम अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया आप लोगों ने, बड़ा टाइम निकालना होता है प्रोग्राम के लिए, वकालत में इतना वक़्त नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ में इतना वक़्त नहीं होता। लेकिन ये जो कि एक नेशनल सर्विस है, तो मैं इस सर्विस को ख़त्म नहीं करना चाहता, ना मैं तोड़ना चाहता हूँ, ना मैं ब्रेक लाना चाहता हूँ। जैसे मर्ज़ी हो, मैं कोशिश है कि इसको मैं जारी और सारी रखूँगा और आप तक हक़ाइक़ बताते रहें। डॉक्टर शाहिद कुरैशी का एक कॉलम जो लंदन पोस्ट में मैं ज़रा डेट ध्यान से याद रखिएगा, पहली जनवरी 2015 और आप और हम सबको पता है, जीपीएस के नाम पर किस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाया गया और कैपिटल पनिशमेंट के नाम पर और मैंने कल के प्रोग्राम में आज माज़रत के साथ शुरू में बता नहीं सका, आज पहली अगस्त 2021 रोज़ इतवार बैठे हैं और आपके सामने ये हक़ाइक़ इसलिए बताना ज़रूरी है, ज़िक्र किया था और कहा था बड़े ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कौम को समझ आनी चाहिए। कौम को कैसे बेवकूफ़ यहाँ यहाँ जो एनजीओज़ हैं, वो आसमा जहांगीर की शक्ल में, नजम सेठी की या कुछ और लोग हुसैन हक्कानी के जो एजेंडा जो दिया हुआ है उनका, वो यहाँ पर एनफ़ोर्स करना है, उस पर अमल दरामद करना। जब ये देखा तो मेरी आँखें खुद खुली की खुली रह गई। लेकिन मुझे भी सच मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी ये हक़ाइक़ नहीं पता थे। हालाँकि ये 2015 में लिख दिए और आपका मेन मीडिया स्ट्रीम ने सच नहीं बताया आपको। और खबर नहीं है। अभी तो राज़ उगलेंगे डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब ये मैं कॉलम देख रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त आपने लिखा है यूरोपियन यूनियन ईयू नेवर थ्रेटन्ड पाकिस्तान विथ सैंक्शंस ओवरहैंगिंग और हमने यहाँ पर तौहीन रसालत के हवाले से 295 सी के हवाले से एक मूव चल रही थी और मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी इसमें और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ 2010 में फ़ेसबुक ब्लॉक करवाई थी मैंने और मेरे बारे में बड़ा कुछ चलता रहा। हमने यहाँ पर फ़ेसबुक से बेहतर एक वर्ज़न ले आए, मिल्लत फ़ेसबुक बताने से टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छी ला सकते हैं। लेकिन वो एजेंडे हैं, एजेंडे एक्सपोज़ करने हैं। डॉक्टर साहब आपने तो इतना कुछ सच बताया इसके अंदर। अभी मेरे लिए भी नई चीज़ है, मुझे दुःख और अफ़सोस इस हवाले के हमने आप जैसा हीरा पहले क्यों नहीं ढूँढा? आपको वहाँ बैठाया हुआ है। ये यहाँ पर आपकी तो ज़रूरत इस कौम को है और इसीलिए आपको गाए-बगाए मैं दावत देता रहता हूँ। ये आपने इतना सच लिख दिया और किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस पे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ये हमारा तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये नारा है, क्योंकि जब हम दूर बैठे होते हैं तो हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान बनने में हमारी फैमिली की मेरे नाना जान शहीद हो गए, उनके 5 भाई शहीद। फिर मेरा भाई जो है वो
11 में वो शहीद हो गया। ही वॉज अ जर्नलिस्ट इन लोअर। और मतलब उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी मामला रहे जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ सका। लेकिन बहरहाल उसमें सच का जो सफ़र है पाकिस्तान जो है उसने कायम रहना है इंशाल्लाह, और हम ये लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। जो मौजूदा जो आपने सवाल किया वो ये था कि मैंने एक न्यूज़ में, पाकिस्तान की एक न्यूज़ आई उसमें ये कहा कि जी जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान के ऊपर जीएसपी प्लस जो है उस पर पाबंदी लगा देगी अगर पाकिस्तान ने कैपिटल पनिशमेंट को रिस्टोर कर दिया, यानी फांसियां देनी शुरू कर दी मुजरमों को, सजा याफ्ता मुजरमों को फांसी दी, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो जीएसपी प्लस के ऊपर से पाकिस्तान को निकाल दे। अब जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने यूरोपियन यूनियन से रब्ता किया। पर्सनली मैंने उनको लिखा। यूरोपियन यूनियन ने विद इन आवर्स, यानी जो मैंने मेरी ईमेल उनको गई, पहले मैंने फोन किया उनसे, फिर मैंने उनको ईमेल भेजी, विद इन आवर्स उन्होंने मुझे अपना रिस्पांस भेजा। यूरोपियन यूनियन ने अपना रिस्पांस भेजा कि हमारी जीएसपी प्लस पे क्या पोजीशन है। तो वो मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप उसको लगा भी दीजिएगा लिंक का। मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, कॉलम भी चला रहा हूँ, और वो ये बोल्ड में आपने वो बकायदा डियर शाहिद कुरैशी के नाम से मैं सुनना चाहूंगा आपसे। ये 19-12 कहते हैं डियर 14 ही Dr. Shahid Qureshi, Pakistan was granted a generalized scheme of preferences plus GSP plus trade agreement as of from 1st of January this year, 2014. The moratorium on execution is not a GSP precondition and is not part of any of 27 core conventions under the GSP scheme. वो कह रहे हैं कि ये कोई उसकी प्री कंडीशन ही नहीं है, और ना उसकी जो 27 कंडीशंस है, कन्वेंशंस है जीएसपी स्कीम के, ये तो उसका हिस्सा ही नहीं है। ये तो हमने कहीं कहा ही नहीं इस बात को। अच्छा, that being said, in process leading up to the granting of GSP by the European Union as part of the Pakistan's effort to show its commitment, willingness to make significant progress on human rights, the government of Pakistan will maintain the faith. The de facto moratorium which has been taken place since 2008. सरदारी साहब ने 2008 में मोरेटोरियम लगा दिया था। उन्होंने कहा ये डिफेक्टो मोरेटोरियम लगाया था, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जीएसपी स्कीम तो 2014 में आ रही है, जरदारी साहब ने मोरेटोरियम 2008 में लगाया। अब आगे चलते हैं। The position of the European Union is well known. We are against the death penalty in all circumstances because we believe it is not an effective deterrent and is an irreversible form of punishment. यानी अगर किसी को मार दें तो वो बंदा वापस तो नहीं आ सकता ना। जाहिर है अगर कोई मर्डर ट्रायल में गया हुआ बंदा किसी ने किसी का बंदा मारा है तो उसको सजा होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। After the horrific massacre of Peshawar APS school, the European Union High Commissioner, High Representative, and the European Commission Vice President, Federica Mogherini, issued a statement expressing her shock and heartfelt condolences. यानी उसने अपने कहा कि मुझे बहुत दिली दुख हुआ जो एपीएस स्कूल में जो वाक़या पेश आया, और उसमें का reiterating the commitment of the European Union to tackle the threat posed by terrorism and to further assist Pakistan गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एपीएस का जो वाकया, हमारा दिल बर्दाश्त हो गए इस बात से, और हम पूरी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इस बात में कहीं इसका मतलब नहीं लिखा कि जी हम जीएसपी, अगर तुम कातलों को, दहशतगर्दों को, मुजरमों को फांसी दोगे तो हम तुम्हारा जीएसपी बंद कर देंगे। कहीं ये बात नहीं लिखी। और ये जो मैंने लिखा है ये यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल पोजीशन है, ये किसी एक बंदे की पोजीशन नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल पोजीशन है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पिछले साल यहाँ पे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ लाए लंदन में। उन्होंने यही बयान दिया कि जी अगर हम पाकिस्तान में लोगों को, मुजरमों को फांसी देंगे तो जीएसपी प्लस पे पाबंदी लग जाएगी। मुझे बड़ा गुस्सा है ये बात सुन के। आई कॉन्टेक्टेड नफीस जिक्रिया जो एम्बेसडर थे यहाँ पे, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं वो, तो मैंने उनको ये आर्टिकल भेजा और उनसे मैंने कहा कि आपने अपने वजीर खारजा को ब्रीफ ही नहीं किया
कि यूरोपियन यूनियन की जीएसपी प्लस और एग्जीक्यूशंस पे क्या क्या जो है वो पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा मैं जो है ना उसको भेजता हूँ फॉरेन ऑफिस को, तो वो इसको जो है ना दे विल अपडेट देयर रिकॉर्ड ऑफ अटैक, जो उन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ करते हैं। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं भी लॉ पढ़ा, आप तो प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैंने कानून बरतानिया में पढ़ा है और मुझे पता है कि जब एक किसी इदारे की यूरोपियन यूनियन 29 मुल्कों का की बॉडी जो है वो आपको लिख के दे रही है और मैंने वो छाप दिया, जब वो छपा तो पाकिस्तान में सिर्फ एक टीवी चैनल था, शायद वो डॉन था या समा था, जिसने मेरा इंटरव्यू किया इस खबर पे। उसके बाद ये खबर पाकिस्तान में बिल्कुल गायब होगी, इस पे कोई बात नहीं। जो मेरे लिए मतलब एक शॉकिंग बात थी, हम तो पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो चाहे चौधरी सरवर साहब ले लें, क्यों वो हर वक्त यही बात करते थे जी जीएसपी। और भाई जो जीएसपी प्लस है उसका कितने बिजनेसमैनों को फायदा हो रहा है। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने कही। वो कितने के लोग हैं, वो मतलब चंद थोड़े बहुत लोग हैं जिन्होंने जो उसके तो पूरी थोड़े, जब पाकिस्तान को जीएसपी प्लस नहीं था तो पाकिस्तान उस वक्त भी चल रहा था, और चल जब रहा था। जीएसपी प्लस नहीं होगा तो पाकिस्तान उसके बाद भी चलता रहेगा। अच्छा खैर, ये मैंने खबर जो है, ये जो यूरोपियन यूनियन की जो स्टेटमेंट आई, तो मैंने ये बैरिस्टर अमजद मलिक मेरे हमारे दोस्त हैं दोस्त हैं मलिक चेस्टर में। जी, और मेरे जी मेरे वो बैच गवर्नमेंट जूनियर भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, तो मेरे बड़े भाई हैं वो, उनको मैंने ये भेजी लीगल ओपिनियन के लिए। तो उन्होंने मुझे जो लीगल ओपिनियन भेजी अमजद मलिक साहब ने, वो उन्होंने ये कहा कि EU warning banning in Pakistan. I'm willing to inquire about the above statement in Pakistani media and EU threatened. वो ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ये कह रही है कि आप आपने जरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करें। आप जरा जो अमजद मलिक साहब ने कहा जरा वो बता दें। वो लिखा हुआ है, लिफ्टिंग बैन ऑन मॉरेटोरियम डज नॉट अफेक्ट जीपीएस प्लस स्टेटस एज। ये जो जी वो ये कह रहे हैं, अमजद मलिक साहब ने ये कहा, मुझे जो ठीक ठीक है जी, lifting ban on moratorium does not affect the GSP plus status as long as Pakistan is बाकी committed to छोड़ improvement on human rights and due process of law। यानी अगर जिन लोगों को अदालतों ने फांसियां दी हुई हैं, उनके जुर्म साबित हो चुके हैं, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है आपने उसको लेके चलना है कि जब वो मामला यहाँ तक आ गए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो मिसलीडिंग बात है कि आप इसको जो है ना वो कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं टेंशन से। कैपिटल पनिशमेंट जो है वो कनाडा में भी है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, ईरान में भी है, चाइना में भी है, और इन तमाम मुल्कों के साथ जो है वो यूरोपियन यूनियन ट्रेड करती है। यूरोपियन यूनियन ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन जो सबसे अंदर की जो बात है वो ये है कि जो दहशतगर्द हैं, बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैसे टीटीपी है, या तुर्की में जो है वो पीकेके है, वाईपीजी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कर्दिश पार्टी के, जो इराक से और सीरिया से ऑपरेट करते हैं तुर्की के खिलाफ। तो तुर्की के ऊपर यूरोपियन यूनियन ये प्रेशर डालती है कि ये उन सजाओं को रिस्टोर ना कर दें जो जिसमें उनके एसेट्स जो है वो मारे जाएं। जब 2015 में 2016 में जब 15 जुलाई को वहां पे ये वाकया पेश आया कू का, तो उस पे भी जो है वो यूरोपियन यूनियन ने उसको कंडेम नहीं किया कि हाँ जी, उन्होंने कहा जी इनको फांसियां नहीं होनी चाहिए बंदों को, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ये एक एजेंडा रहा है बैनुल अक़वामी ताकतों का कि हमने अपने जो एसेट्स हैं, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, उनकी जान भी बचानी है। हालांकि और पाकिस्तान के साथ तो ये मामला ही नहीं था, पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा ही नहीं कि हम आपको पाबंदी लगा देंगे। ये तो पाकिस्तान की जो लीड थी, पाकिस्तान की जो सदर था, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ ने ये जो मॉरिटोरियम था इसको खामोशी से जारी रखा। यानी वो जो 8-10 लोग जिनको फांसी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में जो कानून है, आप वकील हैं, आपको पता है, आप रोज अदालतों में जाते हैं, कि गरीब आदमी के लिए तो कानून है ही नहीं कोई। आप जो है जो
पाकिस्तान में जो दियत का कानून का जो इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपसे कल बात कर रहा था, जो रेमंड डेविस के केस में इन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और मेरे ख्याल से और फिर अभी हमने देखा कि शमाला तारिक ने अपने 4 बंदे सड़क पे मार दिए, और फिर वैसा ही उसने वही जो है उस पे भी उन्होंने यही आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटल। मेरा सवाल आपसे एज आप वकील है, मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यानी कि शमाला तारिक ने तो गवर्नमेंट, स्टेट सड़क तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, वहां पे उसने 4 बंदे रोड ट्रैफिक के अंदर मारे हैं फॉर रेकलेस ड्राइविंग, और उसके अंदर उन बंदों की जो जान और माल की हिफाजत की तो स्टेट की जिम्मेदारी थी सड़क के ऊपर। वैसा ही। किसी घर में तो कोई मर्डर नहीं, प्री मेडिटेटेड तो नहीं था इसके अंदर, लेकिन रेकलेसनेस तो साफ थी, उस बंदे के पास पता नहीं लाइसेंस था या नहीं था। तो अदालतें इस तरह के मुआहदों की कैसे इजाजत दे सकती हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें, आपने बड़ी जबरदस्त बात उठाई और ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक तो शरअ है, शरअ के कॉन्सेप्ट में दियत का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो रहा है, और इस पे मेरा ख्याल है इज्तिहाद और इज्मा होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए। यहाँ तो दियत का तो बंदा वही फायदा ले जाएगा जिसका पैसा ज्यादा है, जो बहुत रकम है उसके पास, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी तो शायद दियत का फायदा ना ले सके, जो कि उसके पास तो पैसे नहीं है ना वो। आपके अदालत में ही एक शख्स ने, एक खातून लड़की को 14 दफा उसने स्टैबिंग की, वो किसी वकील का बेटा था, और फिर उसको अदालत ने बरी कर दिया। यानी सरेआम एक बंदे ने 14 बंदों को मारा, 14 टाइम्स से प्लस स्टैबिंग की उसने, बंदा मार गया, खातून वो बेचारी चली गई दुनिया से। सुप्रीम कोर्ट तक सजा हुई है, लेकिन वो दियत में बरी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक सजा हुई, सजा भुगत के बाहर आया वो। चले जिस तरह भी उसको, जितनी से एक जान लेना किसी की, तो कोई उसकी तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है पाकिस्तान के कानून में। पाकिस्तान में हमने जो शाहरुख जतोई का जो केस है कराची में, हमने उसको भी देखा, डीएसपी के बेटे को जो मारा, फिर जिसको चीफ जस्टिस ने जाके आपकी जेल में जाकर देखा, तो वो बेचारे उसके साथ क्या मामला हुआ वो भी आपने देख लिया उसके अंदर। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है पाकिस्तान के उलमा इकराम से भी, कि आपने अमीर लोगों को लाइसेंस टू किल दे दिया है। वो एक आपको याद होगा, एक मानिका शायद केस था वो, जिसमें वो बच्चे को उसने सड़क पे गोलियां मार दी थी, वो भी इसी तरह दंदनाते हुए रिहा हो गए। तो आपने, मैं आपको इसके साथ कल जिक्र कर रहा था अफगानिस्तान के केस का, कि एक शख्स था, उसके भाई को किसी ने कत्ल कर दिया, उसके दुकान पे, मकान पे, जमीन पे कब्जा कर लिया उस गैंगस्टर गैंग ने, और वो सारे, कोई वॉरलॉर्ड था या कौन था केस जिसका जिक्र कर रहे हैं जी। तो वो जब गया सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए, उसने मांगा $500,000 वकील ने। वो उसके पास, बेचारे के पास कहाँ से वो $500,000 लेके आता? वो बंदा तालिबान के पास चला गया अपना केस लेके। तालिबान ने दोनों पार्टियों को बुला लिया फ्राइडे आफ्टरनून में, और उन्होंने 3 घंटे के अंदर अंदर फैसला कर दिया, और फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और फैसला उन्होंने ये किया कि उन्होंने दूसरी पार्टी से पूछा कि हाँ जी तुमने बंदा मारा है? उसने कहा हाँ जी मारा है। वहां तो वो झूठ नहीं बोल सकता था उनके सामने, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। उन्होंने उससे पूछा जो विक्टिम पार्टी थी, तो उसने कहा कि जी मेरी जो भाई है उसके 4 बच्चे हैं, बेवा है, तो आप इनसे दियत दिलवा दे। उसने दियत दिलवाई ऑर्डर के अंदर, और फिर उन्होंने उसकी पूरी जायदाद वापस दिलवाई। और ये सारा प्रोसेस जो है, इसमें 3 घंटे लगे, या मतलब फ्यू आवर्स, अगर मैं कहूँ तो फ्यू आवर्स में उन्होंने फैसला किया और उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद जब लेटर ऑन तालिबान के ऊपर ये भी ये क्रिटिसिज्म हुआ कि जी ये बड़ा जल्दी फैसला करते हैं, किसी बाज़ कोई ड्यूरेस में जो है ना वो कन्फेशन कर ले, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब अगर कोई मर्डर ट्रायल हमारे पास आएगा तो हम उसका 1 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला करेंगे, ताकि हम कूलिंग ऑफ पीरियड हमारे सामने हो। यानी आपका एक हमसाया मुल्क, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो बेचारे पिछले 20 साल से जिनके ऊपर जंगो जदल दुनिया की 45 मुल्कों की फौज हमले कर रही है, और वहां के लोग जो है, वो का जिरगा सिस्टम है, वहां के लोग ये इंसाफ दे रहे हैं अपने लोगों का। और हमारा मुल्क जो बड़ा मॉडर्न है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बड़े जहाज JF-17 बनाते हैं, और आपकी अदालतों का, आपकी जुडिशल सिस्टम का ये हाल है कि आपके जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा कि जरदारी साहब के जमाने में 64,000 से ज्यादा मर्डर हुए, 2013 से 2018 के दरमियान 16,400 रेप्स हुए, 83,000 प्लस किडनैपिंग्स हुई।
ये मैंने आपको मोटे मोटे फिगर दिए हैं, आपको इसकी तमाम ब्रेकडाउन जो है वो, और ये फिगर्स वो है जो नेशनल क्राइम डेटा के फिगर, ये मैंने नहीं दिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इशू। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मुजरमों को फांसी भी ना दे, उनको ये भी डर ना हो कि अगर हम किसी बंदे को मार देंगे तो हमें सजा हो जाएगी। अभी तक लगता है कि हमने मॉरिटोरियम में अभी भी हमने फांसी का सुना नहीं है। और मैं बैठे यही देख रहा था कि आपने जब ये ईमेल आई उनकी, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेस अताशी मुनीर अहमद को लिखा, हाई कमीशन ऑफ लंदन को, और जी मैंने तो जवाब मेल अभी तक नहीं आया आपको। जी देखें, हमारा काम तो एज ए जर्नलिस्ट ब्रिटानिया में ये होता है कि हम तमाम पार्टीज को उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हम पाकिस्तान की तरह या ऐसे फ्रिवलेस किस्म की जर्नलिज्म तो नहीं करते कि जिसमें आप दूसरी पार्टी को बताएं ना। तो हमने तो पूरा मौका दिया, उनसे पूछा कि आप हमें बताएं आपकी क्या पोजीशन है। और अभी देख लें कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं बताया था कि यूरोपियन यूनियन की असल पोजीशन क्या है, जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है। तो बहुत सारी, और आपके जो चैनल्स ने मेरी इस खबर को किल किया और आपके मीडिया ने जो इसको किल किया, इसको उन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया, तो उसमें भी बड़ी शर्मनाक बात है। मुझे हमारे दोस्त हैं इमरान एहसान साहब, रुमान एहसान साहब के वो शायद भाई हैं या रिश्तेदार बेटे हैं शायद वो उनके, तो उन्होंने ये खबर लगाई कि जी यूरोपियन यूनियन ने पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने बड़ा ये किया, मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा जी आपको किसने कहा? वो किसी एक बंदे से उन्होंने पूछा, उसने कहा कि भाई आप इसके खिलाफ है? उसने कहा हाँ जी खिलाफ है। मैंने कहा वो एक बंदे की ओपिनियन, मैं आपको उस इदारे की ओपिनियन छापी है कि उस इदारे की अपनी ओपिनियन क्या है। अब आप कहते हैं कि जी मैं कबाब नहीं खाना पसंद करता, लेकिन मैं आपको नहीं रोक रहा कबाब खाने से। तो ये तो एक बंदे की ओपिनियन है ना। यूरोपियन यूनियन कह रही है आपके कानून में अगर सजाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है, तो दें, आप लॉ को फॉलो करें। अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, उन सबके साथ यूरोपियन यूनियन अपना बिजनेस कर रही है, तो उन पे तो उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन पाकिस्तान में जो मीडिया ग्रुप्स है, मीडिया हाउसेज है, लीड है, वो बार बार इस बात पे मुस्सिर हैं ये साबित करने के लिए, और वो यूरोपियन यूनियन को ब्लेम करते हैं इस बात पे। अगर इन्होंने इस पे ये बाज ना आए तो मैं यूरोपियन यूनियन के साथ दोबारा इस पर राब्ता करूंगा कि ये इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो यूरोपियन यूनियन की जो टार्निश करते हैं, उसकी रेपुटेशन को खराब करते हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। यूरोपियन यूनियन ने जो एक बात ऑफिशियली कह दी है, और बाकायदा मेरी जहां तक जाती राय है, डॉक्टर साहब ये दोबारा उनसे राबता कराना चाहिए और उनका कहीं इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले और क्लैरिफाई करें कि ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट की हुई है। अच्छा, एक बात मैं और आपने इस आर्टिकल में बड़ी खूबसूरत यही इसी इसी चीजों का जिक्र करते हुए आपने खास तौर पर 2500 पुलिसमैन जो नवाज शरीफ की फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, और 19 पुलिस वाले जो है वो उनके मोरों की इबादत पे लगे हुए हैं, और अपना 8 पुलिसमैनों के हवाले से आपने बताया सस्पेंड हो गए जब एक वाइल्ड कैट ने एक पीकॉक को मार दिया। आपने तो कमाल पे उस वक्त भी, और द कैट वाज शॉट डेड बाय द पंजाब पुलिस, आपने बड़ी जबरदस्त चीजें लिखी है। देखे, वो पता नहीं कि वही बिल्ली थी या उन्होंने कोई और बिल्ली मार के लाके इनके सामने पेश कर दी, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन बहरहाल उन्होंने बिल्ली को मोर मारने की सजाए मौत पुलिस ने फौरी तौर पे दे दी। ये हमारी पंजाब पुलिस का कमाल है, और मेरे हैट्स ऑफ टू देम कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की उन्होंने। बिल्ली ढूंढ ली, अब बिल्ली को उन्होंने सजाए मौत भी दे दी फौरी तौर पे, नवाज शरीफ का मोर मारने के उपजोर में। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेगी। चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तारीख का एक वर्क और आपने पलटा है, और ये नाज़रीन आप सबके लिए है। जीपीएस जो है ना प्लास्ट पे, पाकिस्तान कोई कैपिटल पनिशमेंट में कोई पाबंदी नहीं है, ये बैकग्राउंड पे। और मैं साथ में अपनी सोशल मीडिया टीम को कह रहा हूँ कि इन आर्टिकल्स के लिंक भी नीचे पेस्ट कर दें, किसी ने देखना हो तो वो लिंक जरूर नीचे देखकर उसको पूरा को पढ़ा, बैकग्राउंड पे भी चल रहा होगा, आप देख भी लेंगे, और ताकि असल हकायक सामने आ जाए, और कौम को बेवकूफ मत बनाया जाए, कौम को जागना है। मेन मीडिया स्ट्रीम पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी जो हम बता रहे हैं, और हम हक और सच की बात कर रहे हैं, आप तक हकायक पहुंचाने, और हम ये पहुंचाते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, मुझे और डॉक्टर शाहिद कुरैशी को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।